हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो आपको याद होगा। हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। बार बार चीज़ों को आपको लर्न करना है, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। कारण ये है कि बायो का सिलेबस 10th में ऑलमोस्ट सारे साइंस के सब्जेक्ट से ज़्यादा है, और क्योंकि बायो जो है वो बच्चों के लिए थोड़ा नया भी रहता है हमेशा, तो उसको पढ़ना याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको याद करना है, आपको समझना है कि व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद मैंने आपको पार्ट्स पढ़ाए। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेफ्रॉन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, नेफ्रॉन जो है इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है या आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको इस पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो हमेशा किडनी के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या नया है, ये थोड़ा सरदर्द है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसको आपको समझना है क्योंकि ये नया है बिल्कुल, इसके बारे में आपने सुना नहीं। और बहुत सारे लोग आधे टाइम इसी में फंसे रहते हैं कि नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे बनाए मैडम, मैं आपको बना के बताऊंगी, समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नेफ्रॉन एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि किडनी के अंदर पाया जाता है। वी हैव मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन आवर किडनी जो कि फिल्टर करने का काम करते हैं। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। नेफ्रॉन और न्यूरॉन, आधे से अधिक बच्चे जब नेफ्रॉन के बारे में पूछा जाता है तो न्यूरॉन लिख के आ जाते हैं, और जब न्यूरॉन पूछा जाता है तो नेफ्रॉन लिख के आ जाते हैं। अरे ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। न्यूरॉन इज अ नर्व सेल जो कि ब्रेन में पाई जाती है, जो कि सिग्नल को ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन के लिए। अरे ये फिल्टरेशन यूनिट है जो किडनी में पाई जाती है। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। दूसरी बात, न्यूरॉन और नेफ्रॉन बताने का कारण ये है कि इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ आज। जो न्यूरॉन होता है, एक बार अगर कभी वो डैमेज हो जाए ना तो वी कैन रिपेयर इट। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर न्यूरॉन कभी डैमेज हो जाए तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं, पर अगर ये डैमेज हो जाए तो हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो नेफ्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जन्म से आपको जितने मिले होते हैं ना उतने ही होते हैं, कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता, और डैमेज हो गया तो रिपेयर नहीं हो सकता। अरे अब क्या करें मैडम, तो करें ये कि हर दिन जो है 4 से 5 लीटर पानी पिए। और तुम तो छोटे हो, 10th वाले हो, 9th वाले हो, तो तुम कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिया करो, जिससे किडनी स्वस्थ रहेगी। तो जब तक जीवन में किडनी स्वस्थ है तब तक मामला सही चलता रहेगा। जिस दिन ये डैमेज ना, मामला गड़बड़ है भाई, और फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाना शुरू कर दोगे और कोई बचाने वाला भी नहीं रहेगा। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, इसको और फेफड़ों को, लंग्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है ना तो तुम्हारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर वही डायलिसिस ट्यूब लेके घूमते रहना और फिर बोलेंगे कि किया क्या था जीवन में, तो बोलना खाना पीना ढंग से खाए नहीं थे, पानी वानी पीते नहीं थे, तो किडनी जो है हमारी गड़बड़ हो गई और ख़राब हो गई। तो किडनी में क्या ऐसा काम करती है जिसके डैमेज हो जाने से आदमी मर जाता है या मरने की कगार पे आ जाता है, वो भी पढ़ेंगे। किडनी काम ऐसा करती, क्या ऐसा काम कर दिया भाई, 150 ग्राम का तो ऑर्गन है मैडम, ऐसा इसने क्या काम कर दिया कि इसको आपने सर पे बैठा लिया, वही तो सीखना है आपको। सो किडनी के अंदर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि फिल्टर करने का काम करते हैं। ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये मिलियंस होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने शायद आपको इनका नंबर भी बताया होगा, या ये देखिए आपको नंबर शायद कहीं पर नेफ्रॉन का बताया है मैंने, कि ये देखिए किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन विच फिल्टर 170 to 200 लीटर ऑफ ब्लड एंड प्रोड्यूसेस 1 to 1.8 लीटर यूरिन डेली. So we have millions of nephron. Nephron is a tubular structure. It is the structural as well as the functional unit of the kidney. Structural का मतलब ये है कि जो ये नहीं होगा ना तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जो ये नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा. So it is the structural as well as फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जो ये नहीं तो क्या नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, जो ये नहीं तो क्या नहीं, फंक्शन नहीं. सो किडनी इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. वी हैव मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन कांट बी रिपेयरेबल, ये रिपेयर नहीं हो सकते और ना ही ये नए बन सकते. सो इफ वंस इट इज डैमेज तो ये पूरा किडनी डैमेज हो जाएगी. Each nephron functions as independent urine and produce the minuscule quantity of urine. इसका मतलब ये है कि एक
जो नेफ्रॉन होता है वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ऐसा कभी मत समझिएगा कि मैं आधा काम कर लूं और अपनी पड़ोसी को आधा काम दे दूं और इधर वाली पड़ोसी को आधा काम कर दूं। नहीं, मैं एक नेफ्रॉन हूं और मैंने जितना ब्लड फिल्टर किया उतना उसके हिसाब से मैं इंडिविजुअल यूरिन बनाऊंगी। मैं चाहे बनाऊं या मैं ना बनाऊं, वो मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बाजू वाला नेफ्रॉन उसमें कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करेगा। सो ये जितना भी कितना भी कम मिनिमम यूरिन ही क्यों ना बनाए, वो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। एक नेफ्रॉन अपने आप में एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। उसे बाजू वाली क्या कर रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, इधर वाली क्या कर रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इतना यूरिन बनाता हूं, मैं इतना यूरिन बनाऊंगा, बाजू वाला क्या कर रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो एवरी नेफ्रॉन परफॉर्म देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर। दे फिल्टर द ब्लड कंटिन्यूअसली अंटिल दे आर डैमेज। ठीक है। सो किडनी के अंदर जो है, आपको मैं बताऊं कि ये किडनी के बारे में मैंने आपको पढ़ा भी दिया था। ये मैंने एक शॉर्ट नोट टाइप का आपके लिए बना के रखा है, ध्यान से समझिएगा। सो कलर क्या है, डार्क रेड, मैंने ब्राउन, मैंने जब पढ़ाया था मैंने बोला डार्क रेड भी हो सकता है। शेप क्या होता है, बीन। वेट जो है वो मैंने आपको बताया था 120 से 170 ग्राम तक हो सकता है, वहां पे हमने 150 पढ़ा था। तो इट इज इन बिटवीन, कितना हो सकता है। लड़कियों का करीब 140, 145, 145 तक होता है और लड़कों का करीब 150, 160, मैक्स टू मैक्स 170 हो सकता है। मैंने आपको बताया है कि ये जो है कि एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम के किनारे किनारे होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है बेटा, पीछे की ओर है, इसलिए वर्टिब्रल कॉलम पीछे की ओर है, तो ये पीछे ही होते हैं। ठीक है। आप हमेशा किडनी को वर्टिब्रल ऐसा देखेंगे तो किडनी आपको दिखाई देगी। ये वर्टिब्रल कॉलम के किनारे किनारे होते हैं, रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे होते हैं। 10 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर थिकनेस है। ये मैंने आपको और डिटेल कर दिया और मैग्नीफाई कर दिया कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 3 सेंटीमीटर जो है इसकी थिकनेस है। अच्छा, 1-2 सेंटीमीटर में इधर उधर जो है चल जाता है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आपको पढ़ना है कि नेफ्रॉन में पार्ट कौन कौन से हैं, जिसके बारे में अब हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। कि नेफ्रॉन जो है वो अपने आप में सिंगल यूनिट है, मैंने आपको अभी समझाया। लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो देखिए मैंने एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना रखा है। मैडम ये तो बड़ा ही अजीब सा है। अरे टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको हम बना के बताएंगे क्या है ये। ठीक है, देखो सबसे पहले चलो लेट मी ड्रॉ द नेफ्रॉन बाय द रेड कलर। ओके, सो वी हैव अ कप लाइक स्ट्रक्चर इनटू द नेफ्रॉन। ओके, we have the cup-like structure into the nephron called as Bowman capsule. Okay, मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ। It is called as Bowman capsule. नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये याद रखिएगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। अच्छा मैडम, इसको बोमन्स कैप्सूल क्यों कहा, कप जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। अच्छा, इसमें नहीं बना है पर मैं आपको समझाती हूँ कि इनमें ऐसे छोटे 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 छेद होते हैं। ठीक है, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं और ये तुम्हें दिख रहा है, नॉर्मली ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो तुम सोचो कि किडनी जो है किसी की देखें अपन, ऐसा नहीं हो सकता भाई, किडनी किसी के निकालना नहीं है अपने को। सो वी हैव कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल कंटेन स्मॉल स्मॉल पोर कॉल्ड एज पोडोसाइट। ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, इससे ये चीजों को फिल्टर करते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरे कलर से ये पार्ट बनाना चाहूंगी। ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये देखो, इट इज कॉल्ड एज पीसीटी। ओके, इसे आप कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। शॉर्ट फॉर्म क्या है मैडम इसका, पीसीटी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीसीटी। तो इट इज कॉल्ड एज बोमन कैप्सूल, इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे, कॉन्व्यूलेटेड का मतलब होता है फोल्डेड और टिब्यूल का मतलब होता है ट्यूब। सो बोमन कैप्सूल के जस्ट नीचे आपको एक फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम पीसीटी कहते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब आगे, कॉन्व्यूलेटेड मतलब फोल्डेड और टिब्यूल मतलब ट्यूब।
ट्यूब्स, ठीक है। तो बोमन कैप्सूल के जस्ट नीचे बच्चों जो ट्यूब जैसा दिखाई देता है उसे हम पीसीटी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जब मैं नीचे की ओर आती हूँ, लेट मी ड्रॉ दिस बाय द पिंक कलर, ठीक है। जब मैं नीचे की ओर आती हूँ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या बनाया है वो ध्यान से समझना है आपको, ठीक। ऐसा एक फोल्डेड स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ठीक है। ऐसा एक राउंड स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, उसके बारे में ध्यान से समझिएगा कि वो क्या है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस पीसीटी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये पीसीटी क्या कहना चाहता है, पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पहले और कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड और ट्यूब मतलब ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, ओके। तो ये याद रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ पीसीटी लिख दे रही हूँ ताकि हमें एक प्रॉपर स्पेस मिले, ताकि हम वहाँ पे डायग्राम बना सके। उसके बाद ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे आप कहते हैं लूप ऑफ हेनेले, इसे आप कहते हैं लूप ऑफ हेनेले, ओके। इट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनेले, ठीक है। अब आप देखिए कि लूप ऑफ हेनेले ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। तो ये जब नीचे आ रहे हैं तो इट इज द डिसेंडिंग, जब ऊपर जा रहे हैं तो इट इज द असेंडिंग। क्या नीचे आ रहा क्या ऊपर जा रहा है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये क्या है, ये ध्यान से समझिए, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये है डिसेंडिंग लिम्ब, याद रखिएगा। इट इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये LOH मतलब लूप ऑफ हेनले की नीचे आने वाली लिम्ब है। इट इज द असेंडिंग लिम्ब, ओके। इट इज द असेंडिंग लिम्ब, वो है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH, लूप ऑफ हेनले। लूप क्यों कहा, क्योंकि देखो ये यू शेप का बनाया है मैंने, इसलिए हमने इसको लूप कहा। सो वी हैव द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल कंटेन सो मेनी पोर्स जो कि फिल्टर में मदद करते हैं। उसके जस्ट नीचे इट कंटेन द पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल मतलब पहले, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। उसके बाद वी हैव यू शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। जब डिसेंडिंग लिम्ब जब नीचे की ओर आ रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब, जब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो असेंडिंग लिम्ब, ऊपर आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे कलर से बनाती हूँ ये कि इट इज नेक्स्ट जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो है ये, ध्यान से समझिए। ये आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे आपको पीसीटी दिखाई दे रहा था, एग्जैक्टली हाँ मैडम वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि ये पीसीटी के दूर है तो इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके, ट्यूब्यूल। तो डिस्टल क्यों कहा, मतलब दूर है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों कहा, क्योंकि फोल्डेड है। ट्यूब्यूल क्यों कहा, क्योंकि ट्यूब है। सो जो आगे की ओर है बच्चों वो है पीसीटी, और जो दूर की ओर है बाहर मतलब इसके बाद आती है, आखिरी में आती है, इट इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हाउ मेनी पार्ट वी स्टडीड राइट नाउ, बोमन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी। इतना समझ में आया, डीसीटी मतलब जो दूर रहती है, ओके। अब जो डीसीटी होती है वो किस में खुलती है, लेट मी ड्रॉ दिस, ओके। अब आपकी जो डीसीटी है वो आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे आप क्या कहते हैं, आपकी डीसीटी खुलेगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसे आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ओके। लेट मी, मैं इसको डीसीटी को लिख देती हूँ, डीसीटी पूरा शॉर्ट फॉर्म जो है उसे लिख देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए यहाँ पर, ओके। देखिए, सो जो दूर रहती है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं डीसीटी, ठीक है। सो इट इज द डीसीटी, ये हमें समझ में आ गया मैडम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग होशियार बच्चे हैं। ये हो गई अपनी डीसीटी, ठीक। अब ये जो डीसीटी है ये किस स्ट्रक्चर में खुलती है, लेट मी ड्रॉ। ये जो डीसीटी है ये खुलेगी आपकी एक ट्यूब में जिसे आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। देखिए क्या है कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ओके। तो ये हो गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये है कलेक्टिंग डक्ट आपकी, ओके। ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट, ओके। कलेक्टिंग डक्ट जो है, अब ध्यान समझिए क्या है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। वी हैव द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल एक फोल्डेड स्ट्रक्चर में खुला जिसे आप कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद वो एक यू शेप के स्ट्रक्चर में खुला जिसे आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले।
जो नीचे आ रही है, जो उसकी आर्म, जो उसका हाथ, उसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर जा रहा है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब फिर एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे आप कहते हैं डीसीटी, और डीसीटी एक और ट्यूब में खुलता है जिसे आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट में एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हर डीसीटी की सेपरेट कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी आपस में जुड़ी रहती हैं। तो जब यहाँ से यूरिन बन के आता है बच्चों, ध्यान से समझो, जब यहाँ से यूरिन बन के आता है तो वो पूरा कलेक्टिंग डक्ट में भरा जाता है। ओके, जब यहाँ से यूरिन भर के आता है तो वो पूरा कलेक्टिंग डक्ट में भरा जाता है। जैसे ये जो डीसीटी है वो यूरिन किसको देगी? कलेक्टिंग डक्ट को। ऐसी उधर से भी एक डीसीटी रहेगी, वो भी किसको देगी? कलेक्टिंग डक्ट को। ऐसी 8-10 जो डीसीटी रहेंगी अलग अलग नेफ्रॉन की, वो किसको देंगी? यूरिन, वो देंगी कलेक्टिंग डक्ट को। मेरी बात समझ में आई कि हर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के लिए अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती। बहुत सारी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो जुड़ी रहती हैं। किस में जुड़ी रहती हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। सो कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्स different nephrons DCT to collect the urine. ये याद आपको रखना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, वो थोड़ा ऐसा ही सेम टू सेम वैसा ही बना है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा ध्यान से, अभी मैं रेड वाला पार्ट छोड़ रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। सो वी हैव द बोमन कैप्सूल जैसा हमने बनाया है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद यू शेप का जो स्ट्रक्चर है उसे आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जो आपको बाद में जो कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अल्टीमेटली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल खुली कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ से ऊपर से ये बता रहा है कि यहाँ से भी एक डीसीटी आ रही है और यहाँ से भी एक डीसीटी आ रही है, यहाँ से भी एक डीसीटी आ रही है और ये वाली तो यहाँ घुसी रही है। तो वी हैव सो मेनी डीसीटी कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट का मतलब ये है कि इधर से भी चंदा कलेक्ट करो, उधर से भी चंदा कलेक्ट करो, सब जगह से चंदा कलेक्ट करो, मतलब कि यूरिन को कलेक्ट करो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब मैं आपको समझाने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट मी रब दिस। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये अब आपको स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको समझनी है कि इसका पार्ट कहता क्या है। चलिए नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं क्या है। अ नेफ्रॉन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग रीजन। नेफ्रॉन जो होता है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और करीब 20 से 30 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, याद रखना। ओके, नाउ मेल्पीजियन ट्यूब्यूल। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, मेल्पीजियन कॉर्पसल्स क्या है ये आपको मैं बाद में बताती हूँ जब उस स्ट्रक्चर को और एक्सप्लेन करूंगी। नाउ बोमन कैप्सूल क्या है? बोमन कैप्सूल इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर विच इज द डबल वॉल्ड। अगर आप इस स्ट्रक्चर को बाद में देखें तो ये डबल वॉल्ड है, ध्यान से देखिएगा, एक ये वॉल है और एक ये वॉल है। सो इट इज द डबल वॉल स्ट्रक्चर, 2 वॉल होती हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर एक कैपिलरी नेटवर्क होता है जिसे आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द ग्लोमेरुलस। ध्यान समझिए, ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे आप कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, सो बोमन कैप्सूल के ऊपर ध्यान से समझिएगा। सो बोमन कैप्सूल के ऊपर यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क रखा होता है जिसे आप कहते हैं, सो दिस इज द बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इट इज द बोमन्स कैप्सूल। ओके, और ये है ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, इट इज द बंच ऑफ कैपिलरीज। ये याद रखिएगा, कैपिलरीज क्या है याद आपको याद होना चाहिए। ओके, सो आपका जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बंच रखा हुआ होता है ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का। अब ध्यान समझिए कि यहां से ब्लड आ रहा है। ओके, यहां से ब्लड आ रहा है और यहां से ब्लड जा रहा है। ये याद रखिएगा कि यहां से ब्लड आ रहा है और यहां से ब्लड जा रहा है। तो जहां से ब्लड आ रहा है उसे आप कहते हैं एफरेंट आर्टरी ओल। ठीक, या कह सकते हैं एफरेंट आर्टरी। ठीक, ये रिनल आर्टरी की ब्रांच है। मेरी बात समझिए, अब रिनल आर्टरी एक एक नेफ्रॉन में जाके तो घुस नहीं सकती, इसलिए रिनल आर्टरी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं। और जो ब्रांच होते हैं बच्चों, उन ब्रांच को मैं कहती हूं या आप भी कहेंगे यही, आर्टीरियोल। ओके, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये बोमन कैप्सूल है जिसके ऊपर कैपिलरी का गुच्छा रखा हुआ है, ब्लड वेसल का गुच्छा रखा हुआ है। इस गुच्छे में कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई होनी जरूरी है।
हमेशा रीनल आर्टरी किडनी की ओर ब्लड लेकर आती है। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। रीनल आर्टरी हर नेफ्रॉन को जा के ब्लड नहीं दे सकती, इसलिए रीनल आर्टरी के बहुत सारे सब डिवीजन होते हैं। रीनल आर्टरी के ये जो सब डिवीजन होते हैं वो इस ग्लोमेरुलस मतलब बंच ऑफ कैपिलरीज को कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई करते हैं। आर्टरी के सब डिवीजन को हम कहते हैं आर्टीरियोल। क्या कहते हैं? आर्टीरियोल। वैसे वेन के सब डिवीजन को आप क्या कहते हैं? वेन्यूल। तो जब ब्लड आता है तो इसे आप कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, यहां से ब्लड निकलता है तो इसे आप कहते हैं ईफरेंट आर्टीरियोल। ये याद रखिएगा, इनका फंक्शन क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, ठीक है। बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को आप एक साथ कहते हैं मेल्पीजियन टिब्यूल। क्या कहते हैं? मेल्पीजियन बॉडी या मेल्पीजियन टिब्यूल, कुछ भी कह सकते हैं, ओके। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बोमन कैप्सूल इज द कप लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल का ऐसा बंच रखा होता है। ब्लड आता है, इधर से ब्लड जाता है। ब्लड आ कहां से रहा है? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी हर नेफ्रॉन में इंडिविजुअली तो जाके घुस नहीं सकती, इसलिए उसने बहुत सारे ब्रांचेस निकाले। एक एक नेफ्रॉन में जाओ तो उनके ब्रांचेस को आप कहते हैं आर्टीरियोल। क्या कहते हैं? आर्टीरियोल। जहां से ब्लड आ रहा है वो है एफरेंट आर्टीरियोल। आओ आओ, एफरेंट मतलब आओ, ईफरेंट जाओ जाओ। तो जहां से आ रहा है इट इज द एफरेंट आर्टीरियोल और जहां पर जा रहा है वो है ईफरेंट आर्टीरियोल। कहां जा रहा है वो मैं अब आपको बताऊंगी। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ कैपिलरीज, इन दोनों को आप एक साथ कहते हैं मेल्पीजियन बॉडी। आई होप यू गॉट दिस, ओके। सो नेक्स्ट थिंग, सो एफरेंट आर्टीरियोल जहां से ब्लड आ रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल जहां से ब्लड जा रहा है। बोमन कैप्सूल के ऊपर जो टफ कैपिलरीज है, बंच ऑफ कैपिलरीज, उन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ कहते हैं मेल्पीजियन टिब्यूल। सो मेल्पीजियन कार्पसेल्स या मेल्पीजियन बॉडी आपको समझ में आई कि क्या है। नाउ ग्लोमेरुलस इट इज द मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज विद इन इनकमिंग एंड आउटगोइंग आर्टीरियोल। कौन से आर्टीरियोल है? एफरेंट और ईफरेंट। अल्टीमेटली ये जो आर्टीरियोल है क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये याद रखिएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या है? जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। इट इज नॉट द डिटेल। तो जिनको ये लगता है कि बहुत डिटेल है, तो नहीं है, ये मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल मैग्नीफाई करके समझा रही हूँ। सो आई होप कि ग्लोमेरुलस समझ गए, बोमन कैप्सूल समझ गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रीनल टिब्यूल, कि जब ये हो गए मेल्पीजियन बॉडी वाला पार्ट हो गया, ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रीनल टिब्यूल में वी हैव थ्री पार्ट्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। लेट्स स्टार्ट कि क्या है ये चीजें, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, आगे वाला लूप ऑफ हेनले इज द यू शेप एंड लास्ट वाला इज द डीसीटी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं और डिटेल से आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक इन वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। आई होप कि आज का लेक्चर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि जब तक आपको पार्ट समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक आपको यूरिन फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन पार्ट्स के बारे में एक बार और रिवाइज करवाऊंगी और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए और इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।